रणजीत सिंह का घर महासिंह के घर हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। 1818 में 19 में कश्मीर पर, 34 में पेशावर। 18 में मुल्तान, 19 में कश्मीर, 34 में पेशावर जीत लिया था। 1798 में अफ़गानिस्तान के शासक ज़मान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। कब? 1798 में। उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई थी, जिसको रणजीत सिंह दिया था। 1799 में लाहौर पर ज़मान शाह ने अधिकार करके उसकी सेवा के लिए रणजीत सिंह को दे दिया। लाहौर को 1799 में लाहौर को दी। ज़मान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का सूबेदार मान लिया। 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल में शामिल कर लिया गया। 1805 में भंगी मिसल से शामिल कर लिया, अमृतसर को शामिल कर लिया और राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर। उनके पुत्र खड़क सिंह थे। इन्हें अफीम की खाने की लत थी। इनको अफीम खाने की लत थी। इनके शासन शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल हो गए। संघवालीय सरदार जैसे चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 1849 में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध, और इसका नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। चिलियावाला युद्ध 1849, लॉर्ड गफ शेर सिंह के मध्य, और इस समय डलहौजी वायसराय था। दिलीप सिंह ने सिख सेना छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया था। रूस की यात्रा की थी दिलीप सिंह, और इनका निधन 1893 में हो गया था फ्रांस में, और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त। 1849 में पंजाब का विलय हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य डलहौजी ने कर लिया था, और 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस को और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। 3 लोगों की परिषद बनी। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69। वेरसेल्ट अंग्रेज गवर्नर था, और मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम में मद्रास की संधि 1769 में। द्वितीय 1780 से 84 हैदर अली, निजाम तथा मराठा के साथ मिलकर के। कौन कौन थे? निजाम, मराठा, हैदर अली एक और थे, अंग्रेज के विरुद्ध किया था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया था। कब? 1780 में कर्नल बेली। टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। 1781 में हैदर अली का सामना आयरकूट से हुआ, जिसमें पोर्ट नो 1781 पुल्लीलूर तथा सेलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। कब? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और मैंगलोर की संधि हुई। द्वितीय में मैंगलोर, पहले में मद्रास की संधि, द्वितीय में मैंगलोर की संधि। फ्रांस और मैसूर की मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था। जैकोबियन क्लब, सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम राजधानी, ये सब था मैसूर। दूतावास की स्थापना की थी। अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे। आधुनिक रीत पर दूतावास की स्थापना की। ईरान, कुस्तुतुनिया, इस्तांबुल आदि देशों में। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि 92 में हुई थी। पहले में कौन संधि हुई? मद्रास। दूसरे में कौन संधि हुई? मैंगलोर। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम। वेल्लोर, इसके कुल से वेल्लोर में कैद कर लिया, लड़ते हुए मारे गए। वेलजली और स्टुअर्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन थे? वेलजली थे और स्टुअर्ट ने नेतृत्व किया था। आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलजली को मार्क्विस की उपाधि दी थी। अडयार में एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। कनारा,
कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में ला लिया। बेगम समरू के पति का नाम वाल्टर रेनहार्ड साब्रे था। वो एक यूरोपीय वाल्टर जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। और सांबरे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेल सरदार जाफ्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना में जागीर प्रदान कर दी थी। बेगम समरू यहीं की शासकीय थी। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर-चकिया मिसल में हुआ था। 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह 1792 से 97 तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय ने शासन कार्य संभाला। कब? 1792 से 97 काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी। 1797 उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत ने लाहौर पर 1799 पर अधिकार किया, अमृतसर पर 1805 में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। हैदर अली ने उत्साहपूर्ण लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। कब? 1768 में हैदर अली ने मंगलौर पर अधिकार कर लिया था और 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। किसकी? हैदर अली की। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। हैदर अली ने 1775 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1742 वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। कब? 1755 में। और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1777 में उन्होंने पुरसीन मीरा साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। टीपू सुल्तान ने 1780 में पोल्लीलूर में ब्रिटिश सेना को हराया था। कहाँ? पोल्लीलूर में 1780 में। श्रीरंगपट्टनम के तहत टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा था। कितना? 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा था। उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। यही संधि हुई थी। तो हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, कॉर्नवालिस का कथन है, तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, कॉर्नवालिस का कथन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। 1784-85 में इसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। कब? 1784-85 में एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भेजा। युद्ध में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की सत्य। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम के 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त 1765 को हुई थी। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। पहले तो मुगल सम्राट शाह आलम से पहली संधि इलाहाबाद की, द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजा-उद-दौला से और प्रथम संधि शाह आलम से 1765 में। यह 16 अगस्त 1665। ये 12 अगस्त को हुई थी, ये 16 अगस्त को हुई थी। मंगलौर की संधि जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद टीपू सुल्तान के बाद 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। साल बाई की जो संधि है, प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82 के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। साल बाई संधि कब हुई थी? 75 में महादजी सिंधिया के में मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। कब हुई थी साल बाई की संधि? तो 1782 में साल बाई की संधि हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी? 69 में 1700 प्रथम। इसमें
हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1769 में। बंगाल में राजस्व पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को है। बंगाल में राजस्व पद्धति का प्रारंभ करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को है। मुर्शीद कुली खां को जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद कराया था। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। 5 वेधशालाएं बनवाई। श्रृंगेरी मठ में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण और धन दिया टीपू सुल्तान ने। क्लाइव के समय सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए थे। उसने उपहार लेना बंद कर दिया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध, आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया था और दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। दोहरा भत्ता 1766 में। यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। कब? 1766। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन समाप्ति की घोषणा 1772 में हेस्टिंग और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि किसकी है? शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। कौन? वारेन हेस्टिंग ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। कोलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था 1773 के तहत हुई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में, कब? 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों को से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा वेल्लेली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग ने अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चला गया। 1788 से 95 तक चला, लेकिन उसे मुक्त कर दिया गया। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 के बीच में रहा। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ या नीति या घेरे की नीति 1765 से 13 के बीच रहा। 1765 से 1813 के बीच रहा। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 तक रहा। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। फिर अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 35 तक रहा। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 35 के बराबर के संघ की नीति 35 से 47 तक रहा। दीवानी और कचहरियों को श्रेणीबद्ध संगठित करने के लिए न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। सख्त कलेक्टरों 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। कब? 1787 में। 1790-92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से मुक्ति से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेत, 1 बिहार हेत नियुक्त किया गया था। कब? 1790 से 92 बीच। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के लोग के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो पहले पूर्व में नहीं था, भारत में लागू किया। कानून की विशिष्टता का नियम लॉर्ड कॉर्नवालिस का था।
कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों में 1793 में अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता तैयार की, और जो कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली, उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ रखी गई। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में, फिर 1805 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1805 में मृत्यु हो गई इसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। सहायक संघ स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 में रहा। बसीन की संधि जो 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, बसीन की संधि। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के लिए लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। 26 लाख। फिर लॉर्ड वेल्लेस्ली 1798 से 1805 के बीच इसका कार्यकाल रहा, और उसने डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। हैदराबाद 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। हैदराबाद, मैसूर 99 में, तंजौर 99 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार 3 में, सिंधिया 4 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। विलियम बेंटिंक ने शिशुवध को भी समाप्त किया। ठगी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विलियम बेंटिंक हैं। बेंटिंक ने जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में हस्तक्षेप नहीं किए। बेंटिंक ने 1731 मैसूर तथा 1734 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। 31 में मैसूर और 34 में कुर्ग एवं कछार, वहाँ बहुत अधिक। विलियम बेंटिंक 1828 से 35 के बीच 7 वर्ष पुरानी निरंतर युद्ध और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी थी। 1834 में विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1834 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था और लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। 1837 में के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 और 1789 में, कब? 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद हो गया। कब? 1789 की से दासों का निर्यात बंद हो गया था। 1811 और एवं 23 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। कब? 1811 और 23 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए थे। और 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। 1843 में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता से दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो सुगौलिक संधि हुई थी। 15 लिखबद्ध 1816 में हुई थी। 1854 स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। कब? 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया। उसने अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत अशोचनीय है।
उसकी यह रिपोर्ट थी। 1856 अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। कब? 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 के बीच ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर, क्या कुशासन, अब 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। कब? 13 फरवरी 1856 में। अवध के अतिरिक्त डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 49, सतारा 48, जैतपुर संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 54, नागपुर 54, करौली 55 थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह 56 पारित हुए। यह नियम 15 के तहत हुआ था। कौन? नियम 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह। और विधवाओं का कल्याण विष्णु शास्त्री, धोंधो केशव कर्वे और प्रयास था। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित, जिसमें 1 नवंबर था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के मध्य हुआ था। इस समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ऑकलैंड थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1878-80 इसमें लॉर्ड लिटन थे। प्रथम में ऑकलैंड थे, द्वितीय में लिटन था। 1843 एक्ट 5 के तहत भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। कुशल अकर्मण्यता मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द का JSW वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। यह शब्द मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी। 1876 में लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया। कुशल अकर्मण्यता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। किसके? लिटन में अग्रगामी। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अस्करिन पेरी ने इस अधिनियम को कौन सा वार्नर प्रेस एक्ट 1878 लिटन जो लाया था, इसको विपरीतगामी और असंगत कहा। कौन? अर्स्किन पेरी ने। और SS बनर्जी ने आकाश से वज्रपात कहा। सर PC एल्बर्ट ये क्या थे? एक विधि सदस्य थे। 1893 में एल्बर्ट बिल आया था। 1883 में लॉर्ड रिपन उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि में 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया। इनमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था। फिर लॉर्ड मेयो के समय सृजित भारतीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में
विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। कब? 1784 में। क्या? पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास। 1761 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया सर्वेक्षक। कब? 1861 में। फिर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, इसका कार्यकाल 1899 के दौरान रहा। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। कब? 1901 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन 3 मई 65 को। इलाहाबाद की संधि अगस्त 65 में। वारेन हेस्टिंग का बंगाल गवर्नर 72 में 1700। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने, तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह था। इस समय जॉर्ज बार्लो था गवर्नर जनरल और इसी समय बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। वेल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। सहायक संघ स्वीकार करने वाला पहला शासक इन सब में अवध का नवाब था। यदि वेलजली वाला पूछा जाए तो पहला हैदराबाद होगा और वैसे पूछा जाए तो अवध होगा, क्योंकि वेलजली सहायक संघ स्वीकार का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। ड्यूप्ले यूरोपीय था जिसने अपने किराए पर रखा हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड वेलजली चतुर्थ और तृतीय आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस स्थिति को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग तितल्या संधि। इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी भी क्षेत्र का ब्रिटिश शासन मिलाने का उल्लेख नहीं है। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय था। 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय हुआ था। तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में 1805 के बीच लॉर्ड वेलजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय, द्वितीय जो है लॉर्ड वेलजली, तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तथा अंतिम जो है वेलजली के काल में। अंतिम आंग्ल 1817 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी। कब पेशवा गद्दी की समाप्त की? 1818 में। तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा, शेष भारत जिन पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, राजनैतिक अधिकार कर लिया। पेशवाई जो कब समाप्त हुई? 1818 में। चतुराई, निष्क्रियता या कुशल अकार्यता की नीति आंग्ल अफगान के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इसी नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति का स्पष्ट रूप मिला। वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है लॉर्ड मेयो के काल में, वित्तीय विकेंद्रीकरण 1860 लॉर्ड मेयो के काल में। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे।
N.M. लोखंडे। लॉर्ड कर्जन जो है 99 से 5 और लॉर्ड हार्डिंग 10 से 16, चेम्सफोर्ड 16 से 21, इरविन 26 से 31। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में असैनिक प्रशासन में प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया 1905। बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल बनाया गया। भाग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। जमींदारी इजारेदारी अस्थाई बंदोबस्त 1793 में 19% था, जिसमें 10/11 भाग कंपनी को देना था, 1/11 भाग स्वयं को रखना था। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। कांग्रेस के 1896 के सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कहाँ? कलकत्ता में 1896 में बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। दादा भाई नौरोजी जो है 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में W.C. बनर्जी साथ मिलकर लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन नौरोजी और बनर्जी ने 1865 में किया था। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। कब? 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में नौरोजी। जजमानी उत्तर भारत में, बारालूट महाराष्ट्र में, मीरासिस तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। जजमानी उत्तर भारत, बारालूट महाराष्ट्र, मीरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। 1817 इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। नई राइफल में कारतूस को ऊपरी भाग काटना पड़ता था। 10 मई मेरठ प्रारंभ। 10 मई मेरठ से 1887 का प्रारंभ। यहाँ 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी। कब? 10 मई 1857। जनरल हैविट के पास 2200 सैनिक थे, परंतु उसने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया था। और 12 मई 1857 पर दिल्ली पर अधिकार। 10 मई को मेरठ, 12 मई दिल्ली। कमल रोटी प्रतीक। लखनऊ विद्रोह 30 मई 1857 को प्रारंभ, लखनऊ में अवध विद्रोह। और 21 मार्च 1858 कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कब? 21 मार्च 1858 को। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहेब का सेनापति जो थे तात्या टोपे थे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे जो है को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे को उनका एक विश्वनी मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था, जब वे पारो के जंगलों में सो रहे थे। पकड़ के सिवरी लाया गया। अदालत में 1858 को फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को 59 में। और असम में 1857 क्रांति दीवान मणिराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेश्वर सिंह को राजा घोषित किया था। कंद पेश्वर सिंह को। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने
मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। कट्टर दुश्मन थे वो। सारे लोग सारे लोग काफिर हैं। सारे लोग काफिर, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर निकाल खदेड़ो। मिर्जा गालिब का जन्म 1797 आगरा में हुआ था और मृत्यु 1869 दिल्ली में हुई थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। कौन? ये दोनों। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा ब्रिटिश में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 14 सितंबर 1857 को लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेसिडेंस की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। लॉरेंस, लॉक, नील की मृत्यु हुई थी। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। आउट्रम का विचार था यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। सर सैयद अहमद खां द्वारा असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी। असबाब-ए-बगावत 1859। सुरेंद्र नाथ का 57 जो है 1957 प्रकाशित हुई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया। कहाँ? बंगाल में। जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह 1:3 यानी एक अंग्रेज पर 3 भारतीय यहाँ थे और बंगाल में 1 अंग्रेज पे 2 भारतीय। नील विद्रोह 1859 से 60। 1859-60 नील विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु बिश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका थी। अखबारों में लेख लिख रहे थे उस समय ये। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली थी। कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन से मिली थी। कुछ समय के लिए बरेलवी जो थे 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। कौन? सर सैयद अहमद बरेलवी। और इन पर संत वली उल्लाह का प्रभाव था और इस आंदोलन में सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। कौन सी लड़ाई? बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था।
करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारे टीनेट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दद्दू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। दद्दू मियाँ ने अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत घृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। चक्र बिश्नोई इस आंदोलन का चक्र खोंद जनजाति 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक थे। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। रामोसी लोग जो थे संगठित प्रशिक्षित लड़ाकू बल थे। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह कर दिया था। मरीहा एजेंसी खोंदों ने विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धू भगत ने किया था। कच्छ का जो विद्रोह है यह 1819 से 31 के बीच कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भागीनडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। गुरु गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं का विद्रोह किया जाता है। 30 वर्षों सामूहिक खेती के लड़ते रहे। इनका मुंडाओं का विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। 1895 में मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कुट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इनको जगत पिता तथा धरती बाबा कहा जाता था मुंडा को, बिरसा को। और 3 मार्च 1900 को चक्राधरपुर में जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हौज या हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में 1874 में हुआ था।